सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपको बताएंगे क्या मध्य पूर्व में सबसे बड़ी जंग होगी, क्योंकि निशाने पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मेनिया से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। वनारजोर स्टेडियम में उतरा है हेलीकॉप्टर। आर्मेनिया से बड़ी खबर मिल रही है। जो प्रधानमंत्री उनका हेलीकॉप्टर, जिसमें बताया जा रहा है खराब मौसम की वजह से कुछ दिक्कत आई और फिर अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। वनारजोर स्टेडियम में यह हेलीकॉप्टर उतरा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है और इसी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। खुद इसमें आप सवार देख सकते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि ज्यादा धुंध होने की वजह से, कोहरा ज्यादा होने की वजह से मौसम खराब है और इसीलिए इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, एक तरफ हेलीकॉप्टर में वो सवार हैं और दूसरी तरफ हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि इसी जगह पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। और आइए अब आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान की है। ये देखिए पहली तस्वीर, और जिनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। कुछ इसी तरह से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की भी क्रैश लैंडिंग हुई थी, जब वो अजरबैजान से लौटकर आ रहे थे। हादसे में उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद अब बड़ा सवाल ये हो रहा है कि कहीं इसके पीछे, ये जो इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं। और इमरजेंसी लैंडिंग किसकी साजिश? आइए कुछ और डिटेल में आपको 5 सवाल बताते हैं कि इसके बाद, इस घटना के बाद ये 5 सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के साथ कोई साजिश हुई है? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे? दूसरा सवाल, क्या आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से कोई छेड़छाड़ हुई है? तीसरा सवाल, हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की वजह क्या है, असल वजह क्या है, ये निकलकर साफ नहीं हो रहा है। क्या इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे अजरबैजान का हाथ है? बड़ा सवाल। और 5वां सवाल, क्या इस घटना और रईसी क्रैश लैंडिंग का कोई भी कनेक्शन है? तो इन्हीं 5 सवालों का सार बताने के लिए हमारे साथ मनीष झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनके पास चलूं, लेकिन एक बार तस्वीरें एक बार फिर दिखाती हूं मैं आपको। देखिए, खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का ये वीडियो है, जो हेलीकॉप्टर में पहले सवार दिख रहे हैं और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये घटना कहीं ऐसा तो नहीं कोई कनेक्शन है इसका, जो इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में मौत हो जाती है? मेरे सहयोगी मनीष झा, मैं मनीष आपसे अनुरोध करती हूँ, आप यहाँ आ जाइए बिग वॉल पर। और जो इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा, एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें। इमरजेंसी लैंडिंग पर प्रधानमंत्री निकोल का बयान आया है। खराब मौसम की वजह से ही लैंडिंग हुई, ये निकोल का बयान सामने आया। हम सब ठीक हैं, ये भी प्रधानमंत्री का बयान सामने आ गया है। ये महत्वपूर्ण बयान सामने आ गया है। और इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे वजह क्या थी, ये भी बात सामने आ गई कि खराब मौसम था। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम सब ठीक है, पूरी टीम ठीक है। इमरजेंसी लैंडिंग पर निकोल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको बिग वॉल के जरिए कुछ डिटेल बताते हैं कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, ये बात कही गई है प्रधानमंत्री की ओर से। हेलीकॉप्टर वनारजोर स्टेडियम में सुरक्षित उतरा है, ये भी कहा गया। अब हम कार से अपनी यात्रा जारी रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है इनका, निकोल का, प्रधानमंत्री का। खराब मौसम की वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि एक अलग मोर्चे से जुड़ी हुई, एक अलग युद्ध के मोर्चे से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। पुतिन और किम जोंग की नजदीकियां हो रही हैं और पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे से पहले दक्षिण कोरिया का एक्शन देखने को मिला है। दक्षिण कोरिया की ड्रोन एक्सरसाइज हुई है। दक्षिण कोरिया की ड्रिल में 80 ड्रोन शामिल हैं। दक्षिण कोरिया ने ड्रोन आर्मी अपनी दिखाई है। पुतिन का जल्द उत्तर कोरिया दौरा होने वाला है और पुतिन के दौरे से पहले ये जो वॉर एक्सरसाइज है वो दक्षिण कोरिया की तरफ से की जा रही है, यानी अपनी ताकत को उधार दिया जा रहा है दक्षिण कोरिया की तरफ से। ये तस्वीर आप देखिए, एक साथ कई ड्रोन आपको दिखाई दे रहे हैं। 80 ड्रोन है, ये बताया जा रहा है, एक साथ उड़ान भरी है और एक साथ इस आर्मी के जरिए अटैक कहीं भी किया जा सकता है। ये ड्रोन की ड्रिल है, 80 ड्रोन एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। एक अलग तस्वीर है ये, जो कि वॉर ड्रिल से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जल्द ही उत्तर कोरिया जाएंगे पुतिन।
क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का ये महत्वपूर्ण बयान। उत्तर कोरिया से पुतिन को न्योता मिला है। पुतिन की यात्रा की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। पेस्कोव की तरफ से कहा गया है यूक्रेन युद्ध के बीच ये अहम दौरा है। तो उत्तर कोरिया के साथ जो पुतिन की जो केमिस्ट्री है वो किस तरह से रंग लाती है वो सवाल है। और आपको बताते हैं मुलाकात होने वाली है, बहुत अहम मुलाकात पुतिन और किम की। युद्ध भूमि में क्या महाविनाश तय है? सितंबर 2023 में आपको याद होगा मुलाकात हुई थी, रूस में पुतिन और किम की मुलाकात हुई थी। अब सितंबर 2023 के बाद अब जल्द ही 2024 में भी 9 महीने बाद फिर पुतिन और किम मिलने वाले हैं। और संकेत अहम है, दोनों के बीच सीक्रेट हथियारों की डील 2023 में हुई थी। तो जंग के बीच पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा अहम है। क्या डील होती है देखने वाली बात होगी उत्तर कोरिया के साथ, क्योंकि दक्षिण कोरिया ने भी अपनी ताकत दिखाई है। यात्रा की तारीख की अभी घोषणा नहीं की गई है। दोनों मुल्कों की तरफ से रूस और उत्तर कोरिया में यात्रा की तैयारी चल रही। रूस भी तैयारी कर रहा है पुतिन के लिए और किम जोंग भी स्वागत के लिए तैयार है। यूक्रेन युद्ध में रूस के पास हथियारों की कमी है। जरूरी बात क्या है इस पूरी मुलाकात के पीछे? नॉर्थ कोरिया से पहले भी रूस को हथियार मिले हैं, लेकिन अहम होगा अगर सौदा होता है तो क्या पुतिन किम के साथ हथियारों की डील करेंगे? ये डील कौन सी होगी और डील कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये देखने वाली बात होगी। सिर्फ नॉर्थ कोरिया नहीं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है किम जोंग। और इसके लिए किम को विध्वंस मचाने वाली इन मिसाइलों से भी ज्यादा घातक हथियार चाहिए। पूरी दुनिया को चंद मिनटों में भस्म कर देने की ताकत चाहिए। किम चाहता है कि जब भी दुनिया में एटम बम की गिनती हो, नॉर्थ कोरिया का नाम सबसे ऊपर हो। एटम बमों की गिनती में रूस और अमेरिका पीछे छूट जाए। एक बार फिर यह साबित हो गया है कि किम अपने सपने को सच करने के लिए जी जान से जुटा है। सैटेलाइट इमेज से साबित हुआ है कि नॉर्थ कोरिया प्लूटोनियम और यूरेनियम का प्रोडक्शन कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के योंगब्योन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में लगातार काम चल रहा है। योंगब्योन में यूरेनियम संवर्धन का प्लांट है। हाई रेजोल्यूशन एंड थर्मल इंफ्रारेड वाली तस्वीरों से पता चला है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले कूलेंट को कोरियोंग नदी में बहाया जा रहा है। इससे साबित हो रहा है कि यहां का न्यूक्लियर प्लांट लगातार काम कर रहा है। नॉर्थ कोरिया को जितनी ताकतवर मिसाइलें बनानी थी वो बना चुका है और किम जोंग उसका प्रदर्शन भी कर चुका है। लेकिन अब किम जोंग उन मिसाइलों को और घातक बनाने का काम कर रहा है। नॉर्थ कोरिया अब टैक्टिकल वेपन्स बनाने पर काम कर रहा है। किम जोंग अपनी मिसाइलों को न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस करना चाहता है। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल KN-23 और KN-24 को न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस करने की तैयारी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों को न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस करना आसान है, लेकिन अगर किम अपनी क्रूज मिसाइलों को भी एटमी पावर देना चाहता है तो उसे नए सिरे से प्रयोग करना होगा। नॉर्थ कोरिया ने 2021 में अपने 5 साल के हथियारों के विकास का रोड मैप तैयार किया था। माना जा रहा है कि अब नॉर्थ कोरिया के इंजीनियर्स और वैज्ञानिक सीरियल न्यूक्लियर टेस्ट करके उसी प्लान को नई रफ्तार देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत। और युद्ध के क्षेत्र से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। करेक्शिवका में रूसी सेना का बड़ा अटैक हुआ है, बड़ा हमला हुआ है। रूसी आर्टिलरी ने विध्वंसक हमला किया है। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर धावा बोला है। रूसी हमले का वीडियो भी सामने आ गया है।
और एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर भीषण ड्रोन से प्रहार, बंकर में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। और एक और बड़ी खबर, नेटो की रूस के साथ जंग की तैयारी, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन का दावा है यूक्रेन जंग में नेटो शामिल हो सकता है, नेटो सदस्य देश शामिल हो सकते हैं। पश्चिम नेटो रूस में सीधी जंग की आशंका है। तो क्या अब जंग रूस और नेटो की तरफ मुड़ जाएगी? क्या सीधी जंग होगी और परमाणु विध्वंस क्या तय नजर आ रहा है? आपको बताते हैं कुछ डिटेल में जानकारी। नेटो की रूस से जंग, नेटो यूक्रेन जंग में सदस्य जो देश हैं वो भी जंग में कूद सकते हैं। और आपको ये जो दावा किया गया विक्टर ऑर्बन की तरफ से किया गया, हंगरी के प्रधानमंत्री, नेटो की रूस से जंग की तैयारी है, नेटो यूक्रेन जंग में सदस्य देशों को शामिल कर सकता है। वॉशिंगटन में युद्ध की तैयारी जैसा माहौल बन रहा है और नेटो अपने मकसद से भटक चुका है। अगर हंगरी ये कह रहा है तो इसमें जरूरी बात क्या है आप जान लीजिए। रूस और यूक्रेन जंग पर नेटो में फूट नजर आ रही है। नेटो के फैसलों से हंगरी ने असहमति जताई है। हंगरी डिसएग्री है। हंगरी नेटो में अपनी भूमिका की समीक्षा करेगा। जो नेटो सदस्य देश है हंगरी, वो अपने ही भूमिका पर विचार करेगा कि आगे क्या होगा। ईरान और रूस ने मिलकर ऐसा प्लान तैयार किया, आपको बता दें, जिससे इजराइल में तबाही का जलजला आ सकता है। और इस प्लान पर काम करने के लिए ईरानी प्रॉक्सी को कमान सौंपी है। जैसे ही इब्राहिम रईसी का अंतिम संस्कार हुआ, उधर ईरानी प्रॉक्सी ने ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर कर दिए। ईरानी प्रॉक्सी अभी तक रईसी की मौत को साजिश मान रहे हैं। ऐसे में रूस का साथ मिलने से वो और विध्वंसक हो गए हैं। आखिर क्या है रूस और ईरान का पूरा प्लान, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अंतिम यात्रा निकली, जिसमें 30 लाख लोग शामिल हुए। अड़सठ देशों के नेता भी रईसी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी गुटों के कमांडर भी शामिल थे। खुरासान प्रांत के मशहद शहर में रईसी का जन्म हुआ था। इसी शहर में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिस वक्त रईसी का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस वक्त पूरा ईरान गमगीन था। हजारों लाखों लोग अपने नेता को आखिरी विदाई देने पहुंचे थे। आंसुओं का सैलाब था। ठीक उसी वक्त अरब में एक बारूदी जलजला उठा, जिसका मंसूबा इजराइल में तबाही था। हूती, हमास, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ हमले किए, जिससे इजराइल दहल गया। लेकिन यह सिर्फ ट्रेलर था। अभी तो तबाही की पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि एक दिन पहले तेहरान में हुई सीक्रेट मीटिंग में यह तय हो चुका है कि रईसी की मौत का बदला इजराइल से लिया जाएगा। क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी गुट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को हादसा नहीं बल्कि षड्यंत्र मान रहे हैं और इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कल के बाद एक बार फिर IRGC के कमांडर हुसैन सलामी के साथ ईरान के प्रॉक्सियों की मीटिंग हुई। दरअसल कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग में यह तय किया गया कि आखिरकार इजराइल को किस तरीके से पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। मीटिंग में तय हुआ कि रईसी के अंतिम संस्कार तक बड़ा हमला नहीं किया जाएगा। उसके बाद तबाही का ऐसा जलजला लाया जाएगा जिससे इजरायली फौज गाजा छोड़कर भागने लगी। जैसा मीटिंग में तय हुआ था वैसा ही हुआ था।
इजराइल पर पहला हमला कताइब हिजबुल्लाह ने इराक से किया। क्रूज मिसाइल दागकर इजराइल को दहला दिया। ये इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले का वीडियो है। ईरानी प्रॉक्सी मानते हैं कि अमेरिका की मदद से ही इजराइल गाजा में हमले कर रहा है। इसीलिए ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर इराक सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस भी है। इसके अलावा इजरायली शहरों पर रॉकेट भी दागे गए। इस वीडियो में देखिए कैसे एक साथ कई रॉकेट हमले इजरायल में तबाही मचाने के लिए इराक से छोड़े गए। इजराइल पर कुछ ही सेकंडों के अंदर सैकड़ों मिसाइलें दागी गई और एक बार फिर इजराइल जल उठा। दरअसल ये साफ करता है कि कैसे ईरान का प्रॉक्सी अभी भी इजराइल के खिलाफ जारी है। इजराइल ने दावा किया आयरन डोम ने सारे हमले नाकाम कर दिए, जबकि इजराइल के कई इलाकों से आई तबाही की तस्वीरों पर उसने कुछ नहीं कहा। ये वही तस्वीरें हैं जिसमें सैकड़ों रॉकेट इजराइल की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक दो वीडियो ऐसे भी आए हैं जिसमें इजराइल के एयर डिफेंस ने कई रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया। इस दौरान हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने 100 से ज्यादा मिसाइलें इजरायली बॉर्डर पर दागी, जिससे मिलिट्री पोस्ट और रडार सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा है। जबकि हूती के हमलों को लेकर लाल सागर में टास्क फोर्स ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि हूती लगातार पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बना रहा है। ईरानी प्रॉक्सी की इतनी हिमाकत की वजह है कि अब IRGC को रूस का साथ मिल गया है, इसलिए हथियारों की कमी नहीं होगी। साथ ही क्राइसिस में रूस का बैकअप भी तैयार रहेगा। एक दिन पहले बहरीन के सुल्तान हमाद बिन ईसा मॉस्को पहुंच गए थे। वहां पुतिन से मुलाकात की और अरब में हो रहे खौफनाक हालात पर चर्चा की। अब बहरीन ने रूस से अरब में स्थिति को काबू करने के लिए मदद मांगी है। अब रूस पूरी तरह से अरब को कंट्रोल करने के लिए तैयार हो चुका है। जहां एक तरफ इस्लामिक मुल्कों से बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी को मजबूत कर रहा है। रूस ने अफ्रीका और सीरिया से वैगनर लड़ाके भी भेजे हैं, जिससे ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा सके। इसके अलावा हमास लड़ाके भी राफा और दूसरे इलाकों में सुरंग से निकलकर IDF सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। मोसाद के इनपुट से खुलासा हुआ है कि ईरान की सीक्रेट मीटिंग में इजराइल पर हमले के लिए जो प्लान बना है, उसके मुताबिक ईरानी प्रॉक्सी अलग अलग जगहों पर एक साथ हमले करेंगे। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी मिसाइल स्ट्राइक की जा सकती है, जबकि दूसरे देशों में ईरानी एजेंट इजरायली नागरिकों को भी निशाना बनाएंगे और इस काम में रूस पूरी मदद करता रहेगा। बताया जा रहा है कि कुछ घंटे पहले इस्तांबुल में हुआ हमला इसी प्लानिंग का हिस्सा था। इस्तांबुल के एक कैफे में शूट आउट हुआ था, जिसमें 3 इजरायली नागरिक मारे गए। यानी अब ईरान ठान चुका है वो हर कीमत पर इजराइल से गाजा में विध्वंस और इब्राहिम रईसी की मौत का बदला लेगा, और इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी को लगातार उकसाया जा रहा है। ये हालात तब है जब अभी तक रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में किसी साजिश के सबूत नहीं मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर रूस को बड़ा झटका लग गया है। खार्किव में रूस को बड़ा झटका लगा है। खूनी लड़ाई में रूस को भारी नुकसान हुआ है। 24 घंटे से लड़ाई जारी थी, जिसमें बताया जा रहा है 1200 रूसी सैनिक मारे गए हैं। 1200 रूसी सैनिक
मारे गए हैं। यूरोपीय मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। और खार्किव में किस तरह से कोहराम मचा है, यूक्रेनी सेना ने कोहराम मचाया है, किस तरह झटका लगा आपको बताते हैं। खार्किव में रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना का कहर बरपा है। मिसाइलों और ड्रोन अटैक की चपेट में रूसी सेना आ गई है। अमेरिकी टैंक आर्टिलरी से रूसी सेना पर हमला हुआ है। 24 घंटे में 1200 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। हमले में 16 रूसी टैंक, 48 तोपखाने तबाह हुए हैं। पुतिन का जो जंगी प्रण है अब वो क्या है कि खार्किव पूरी तरह इस पर कब्जा होना चाहिए, संपूर्ण कब्जा होना चाहिए। पुतिन ने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को खार्किव में उतार दिया है। यूक्रेनी हमलों के जवाब में 400 कैमिकाजी ड्रोन से हमला हुआ। भीषण जंग के बीच 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया और द सन के हवाले से ये खबर है। अब खार्किव में यूक्रेन की हार अब तय माना जा रहा है। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले और बम की बरसात से खार्किव में तबाही भी जारी है। यूक्रेनी सेना लगातार पीछे हट रही है तो वहीं आम लोगों की मौत की वजह से खार्किव से पलायन जारी है। यूक्रेन ने कई सैन्य मोर्चे पर पलटवार किया है। डोनेट्स्क में रूस ने नए गांव पर कब्जा कर लिया है तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने फिर रूस को एक एयरक्राफ्ट गिरा दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ 24 घंटे बाद ही खार्किव के बड़े हिस्से पर कब्जे का ऐलान किया जा सकता है। खार्किव के आसमान से मिसाइल और बम की बरसात की रफ्तार अब और तेज है। जमीन जल रही है, इमारतें ढह रही हैं। यूक्रेनी सैनिक जमीन पर पलटवार की लाख कोशिश कर ले, लेकिन बगैर आसमानी कवच के खार्किव को बचा पाना मुमकिन नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे में यूक्रेन खार्किव का बड़ा इलाका गंवा सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय खार्किव पर कब्जे का ऐलान कर सकता है। खार्किव के लाखों लोग यूक्रेन के दूसरे शहरों में शिफ्ट किए जा चुके हैं। गुरुवार को खार्किव पर लगातार कई हमले हुए। रूस की सेना का हौसला तोड़ने के लिए यूक्रेनी फोर्स ने भी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन रूस का खार्किव मिशन अपनी रफ्तार और रणनीति से आगे बढ़ रहा है। खार्किव के वोवचैंक्स में 7 लोगों की मौत हो गई। रूस के मिसाइल हमले में 20 लोग जख्मी हो गए। रूस S-300 की पुरानी मिसाइलों से जमीन पर हमले कर रहा है। खार्किव के शेवचेनकीव में गाइडेड बम के हमले के बाद भयंकर तबाही मची। रिहायशी इलाकों में लगातार बमबारी से दहशत बढ़ती जा रही है। खार्किव में आम लोगों की मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। खार्किव में तबाही के बीच यूक्रेन के कई और प्रांतों में भी रूस के हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के हथियारों और सैन्य मोर्चे पर हमले के लिए रूस की जैपर्ड फोर्स तैनात की गई है। आर्टिलरी से लैस ये बटालियन रूसी कमांड का इंतजार करती है और ऑर्डर मिलते ही MLRS से ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर देती है। चासिव यार में रूस के हमलों के बाद यूक्रेन रोबोटिक टैंक और वाहनों का इस्तेमाल कर रहा है। आसमान से चासिव यार की निगरानी करने वाले ड्रोन की नजर यूक्रेन के ऐसे ही एक रोबोटिक वाहन पर पड़ी। इस रोबोटिक वाहन से चासिव यार में यूक्रेन ने बारूद और हथियार पहुंचाया था। अब टारगेट देखने के बाद रूस के एक ड्रोन से सबसे पहले इस रोबोटिक वाहन के करीब 2 ग्रेनेड को ड्रॉप किया गया।
2 धमाकों से रोबोटिक वाहन को मामूली नुकसान पहुंचा। रोबोटिक वाहन में खराबी आने और एक जगह रुक जाने के बाद कामिकाज़े ड्रोन को भेजा गया और इसे तबाह कर दिया गया। डोनेट्स्क में रूसी फौज को नई कामयाबी मिली है। यहाँ अंद्रेवका गांव में यूक्रेनी फौज महीनों से मजबूती के साथ डटी थी, लेकिन रूस के लगातार प्रहार के बाद यूक्रेनी बटालियन को इस इलाके से पीछे हटना पड़ा है। अंद्रेवका के चारों तरफ रूस ने BM-21 ग्रैड MLRS की तैनाती की हुई है। लगातार रॉकेट प्रहार से रूसी सेना ने इस इलाके के कोने कोने को दहला दिया है। रूस के हमले में 100 सैनिकों की मौत हुई है। 3 आर्मर्ड व्हीकल, टैंक और कई मोर्चे तबाह हो गए। अंद्रीवका में यूक्रेनी कमांड सेंटर को भी रूस ने भस्म कर दिया। हालांकि खार्किव को लेकर यूक्रेनी आर्मी चीफ बड़ा दावा कर रहे हैं। उनके मुताबिक खार्किव में जमीनी लड़ाई में यूक्रेन और रूसी सैनिक आमने सामने हैं।